मालिक, फैक्ट्री में हुए धमाके में इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। अब ये चल फिर भी नहीं सकते। मालिक, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। मुझे जो मदद करनी थी मैंने कर दी। मैंने इसका इलाज मुफ्त में करा दिया। इसने पहले ही इतना कर्ज ले रखा है कि अब इसे फैक्ट्री की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। मेरी मानो, इसे लेकर गांव लौट जाओ। अब बिना पैरों के ये फैक्ट्री में काम करने के लायक रहा ही नहीं। बेलापुर नाम का एक छोटा सा गांव है। बेलापुर गांव में अभी से ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने बेलापुर का तापमान बढ़ा दिया है। यहाँ के लोगों का शुरुआती गर्मी में ही बुरा हाल हो गया है। पिछले साल बेलापुर में ठीक से बारिश नहीं हुई और अब तो तेज गर्मी पड़ने लगी है, जिसके कारण बेलापुर में पानी की कमी हो गई है। सभी कुएं, तालाब लगभग सूख गए हैं। इसी गांव में मदन लाल नाम का एक चालाक सेठ रहता था। मदन लाल के पास खुद का एक तालाब भी था। ना जाने कैसे सूखे के इस हाल में भी मदन लाल के तालाब में खूब पानी भरा हुआ था। लालची मदन लाल ने भी गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने अपने तालाब का पानी बेचना शुरू कर दिया। बेचारे गांव वाले भी उससे पानी खरीदने के लिए मजबूर थे। अरे बाप रे, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। अभी से ये हाल है, आगे ना जाने क्या होगा। सही कह रहे हो मोतीलाल, इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है और ऊपर से सेठ जी ने पानी बेचना शुरू कर दिया है। हम गरीबों का तो क्या ही होगा, कब तक खरीद पाएंगे पानी। कहीं इस बार पानी की कमी से हम मर ना जाएं। अरे चिंता मत करो राजू, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसी गांव में मनोहर अपनी पत्नी गीता और बेटे चिंटू के साथ रहता था। मनोहर पहले शहर में फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक धमाके में अपने पैर गंवाने के बाद मनोहर अपने गांव लौट आया है। गीता, हम गांव तो लौट आए हैं, पर देखो ना, गर्मी यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। सुना है इस साल गांव में पानी तक बिक रहा है। अब हम अनाज खरीदेंगे या पानी? इस हाल में मैं कुछ काम भी नहीं कर सकता। गीता, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम दोनों का ख्याल कैसे रखूंगा? आप सही सलामत मेरे साथ घर वापस आ गए, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे बस इतना विश्वास है कि हम दोनों मिलकर ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वैसे गीता, मुझे याद है बड़े भैया ने बंटवारे के वक्त कहा था कि मुसीबत में वो मेरी सहायता करेंगे। इसके बदले उन्होंने सारी उपजाऊ जमीन ले ली थी। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ गीता कि मैं भैया से जाकर बात करता हूँ। शायद वो मुझे पैसे दे दें या मेरी उपजाऊ जमीन का कुछ हिस्सा मुझे लौटा दें, जिससे हमें मदद मिल जाएगी। गीता, मनोहर का बड़ा भाई रमेश एक किसान है और उसकी पत्नी रेणुका सेठ मदन लाल के यहाँ ही खाना बनाने का काम करती है। कुछ साल पहले पिता की मृत्यु के बाद जब जमीन का बंटवारा हुआ, तब रमेश ने बड़ी ही चालाकी से सारी उपजाऊ जमीन अपने नाम करा ली और छोटे भाई मनोहर के हिस्से बंजर जमीन आई। अरे मनोहर, तुम तो भाई शहर में फैक्ट्री में काम करते हो, तुम्हें जमीन की क्या जरूरत? मैं कहता हूँ ये उपजाऊ जमीन मुझे दे दो। तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा भाई तो है ना, मैं मदद करूँगा। और वैसे भी ये बंटवारा तो बस कागजी है, बाकी हम दोनों भाइयों में कुछ भला बटा है? सब कुछ हम दोनों का ही तो है। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। भाई मनोहर, मैं अनुभव से कह रहा हूँ, ये जमीन जायदाद में कोई किसी का सगा नहीं। जो करना सोच समझ कर करना। अरे मुनीम जी, आप बेकार दो भाइयों के बीच दरार मत डालिए। मैं हमेशा मनोहर की मदद करूँगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। भैया ने हमसे वादा तो किया था, लेकिन इस बात को बहुत समय बीत चुका है। मुझे डर है कि वो हमारी मदद करेंगे या नहीं। चलिए एक बार प्रयास करके देखते हैं।
मनोहर और गीता भैया से मदद लेने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। वो अपने भैया रमेश से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां उनकी भाभी रेणुका भी आ जाती है। क्या बात है, आज अपने भैया भाभी की याद कैसे आ गई? क्या खिचड़ी पक रही है, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानती ही हैं, मैंने अपने दोनों पैर गंवा दिए हैं। अब मैं किसी काम कर रहा नहीं, इसीलिए मैं अपने बड़े भैया से मदद लेने आया हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था बंटवारे के समय कि मुसीबत में वो मेरी सहायता करेंगे। वाह वाह देवर जी, शहर में जाकर जब लाखों रुपए कमाए तब भैया भाभी की याद तुम्हें नहीं आई, और आज भैया भाभी के पास पैसे मांगने आए हो। उस बात को बरसों बीत चुके हैं। देखो, अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं। हमारे बच्चे भी शहर में पढ़ते हैं, आखिर हमें भी पैसों की जरूरत है। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर पिताजी की उपजाऊ जमीन में मेरा भी कुछ अधिकार था। मैंने भैया पर विश्वास करके उन्हें दे दिया। अब आप मेरी मदद करने से मना मत करिए। बहस मत करो मनोहर, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी उस बात को बरसों बीत चुके हैं। इतने समय में तुम भी फैक्ट्री में अच्छा खासा माल कमा चुके हो, और तुम्हें मुआवजा तो मिला ही होगा ना। तुम मुझे क्यों लूटना चाहते हो? तुम्हारे हिस्से जो भी जमीन आई है तुम उसी में खेती करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। चलो अब जाओ यहाँ से। ठीक है भैया, मुसीबत के समय आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ठीक है, चलता हूँ। निराश होकर मनोहर और गीता अपने घर की ओर चल पड़े। गीता, मुझे माफ कर दो। मेरी बेवकूफ़ी के कारण जमीन भी हमारे हाथ से चली गई और मैं अपाहिज होकर तुम पर बोझ ही बन गया हूँ। इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए। आपने तो अपने भाई पर विश्वास किया था, उन्होंने आपको धोखा दे दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मुझे पूरा विश्वास है हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। मैं एक काम करती हूँ, सेठ मदन लाल के यहाँ जाकर मदद मांगती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है हमें कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। बस आप जीने की उम्मीद मत छोड़िए। भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में गर्म हवाओं के थपेड़ों को झेलती हुई गीता बड़ी ही उम्मीद के साथ सेठ मदन लाल के घर की ओर जाती है। घर में सेठ मदन लाल और उनकी पत्नी मुनीम जी के साथ बैठकर हिसाब किताब पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय गीता वहां पर पहुंचती है। नमस्ते सेठ जी। अरे ये गीता, इतनी दोपहरी में काहे आ गई रे? मनोहरवा तो ठीक है ना? सुना था ओकरा बारे में, बुरा हुआ बेचारा के साथ। हाँ सेठ जी, आप तो जानते ही हैं ये अपाहिज हो गए हैं। अपाहिज होने के कारण इनकी नौकरी भी चली गई और अब गांव में भी ये कोई काम नहीं कर सकते। बड़े भैया से उम्मीद थी, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। बड़ी उम्मीद से आपके पास कुछ उधार लेने आई हूँ सेठ जी। अरे तोहरा को उधार लेने की क्या जरूरत है? तेरा ससुर का इतना जमीन है, कुछ बेच दो या गिरवी रख दो। उधार काहे मांग रही है पगली? अरे सेठ जी, काहे की जमीन? बंटवारे के वक्त मैं भी था। इस मनोहर ने बेवकूफ़ी कर दी, सारी उपजाऊ जमीनें अपने भाई के कदमों में रख दी। टोका था मैंने, माना नहीं वो। इसके हिस्से सारी बंजर जमीनें हैं सेठ जी, जिसमें फूटी कौड़ी का अनाज भी नहीं उगता। अरे ये तो बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है ससुरा। ऐसा भी कोई करता है? अपनी जमीन किसी को नहीं देनी चाहिए। अब तुमसे बेवकूफ़ी हो गई सो हो गई। हम इतना बेवकूफ़ ना ही है ससुर। हम तो अपना बिटवा को भी फ्री में कुछ नहीं देता। अगर तुमको कुछ उधार चाहिए तो पहले कुछ गहना यहाँ गिरवी रखो। फ्री में तो नहीं दे पाएंगे पैसा। हाँ, तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि तुम्हें इस गर्मी में पानी फ्री में मिल जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ ना ही दे सकते। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं बचा। बचा कुचा पैसा और गहना सब इलाज में खर्च हो गया। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ सेठ जी, मेरी कुछ तो सहायता कीजिए। गीता की बात सुनकर और उसकी हालत को देखकर सेठ की पत्नी को गीता पर दया आ जाती है। ए जी,
हम इसको उधार नहीं दे सकते, पर काम पर तो रख ही सकते हैं ना। और इसे भी तारा की देखभाल के लिए एक नौकर चाहिए था, और तालाब से पानी लाने के लिए भी कोनो नौकर नहीं है। हम इसे काम पर रख लेते हैं, उसके बदले में इसे गर्मी भर फ्री में पानी और साथ ही कुछ पैसे दे देंगे। इससे इसकी भी मदद हो जाएगी और हमें हमारी बेटी तारा के लिए दाई माँ भी मिल जाएगी। गीता को सेठ मदन लाल के यहाँ नौकरी मिल गई थी। वो ईमानदारी से सेठ के यहाँ काम करने लगी। वो रोज़ तालाब से पानी लाती और उनकी बेटी तारा का दिन भर ध्यान रखती थी। गीता बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम करने लगी। वो बड़े ही प्यार से तारा का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे तारा भी गीता के साथ घुलने मिलने लगी। सेठ मदन लाल के यहाँ नौकरी करने के कारण गीता के परिवार की आर्थिक हालत भी धीरे धीरे सुधर गई। वो लोग भी अब खुश रहने लगे थे। सेठानी भी गीता के काम से खुश थी और तारा तो गीता को मानो अपनी मौसी ही मानने लगी थी। हर कोई खुश था, लेकिन कोई था जो मन ही मन जलने लगा। वो थी रेणुका। उसे गीता की सफलता देखी नहीं जा रही थी। आप तो सारा दिन बस घर में बैठे रहिए, आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है। आपको पता भी है वो गीता, मुझे लगता है वो जादू टोना कर रही है। तारा और सेठानी तो उसके पीछे लट्टू हो गए हैं। मुझे डर है कहीं वो मुझे नौकरी से न निकलवा दे। अरे अरे रेणुका, शांत हो जाओ भाई, इतनी भी क्या आफत आ गई। तुम खामखा डर रही हो, बेमतलब का परेशान मत हो। वो गीता तुम्हारा भला क्या बिगाड़ सकती है। सुबह सुबह चाय के वक्त तारा अपने माता पिता से बात कर रही थी। पिताजी पिताजी, गीता मौसी ने ना मुझे कुछ सिखाया है। रुकिए मैं आपको सुनाती हूँ। ए फॉर एप्पल, पिताजी एप्पल माने सेब। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अरे वाह बिटवा, तू तो अंग्रेजी बोल रही है रे। और ये गीता को अंग्रेजी कैसे आता है रे? बढ़िया पढ़ा रही है तुमका। अरे पिताजी, गीता मौसी मुझे और भी अच्छी चीजें सिखाती है। वह मुझे पोयम सिखाएंगी। पोयम माने कविता। हाँ जी, हम आपको बताना भूल गए थे। हमको पता है वो गीतवा बहुत पढ़ी लिखी है, तारा बिटिया को अच्छे से पढ़ाती है। अब बेचारी का किस्मत ही साथ नहीं दे रहा, मजबूरी में नौकर बन गई है वो। एक दिन गीता और रेणुका अपना काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। तभी सेठानी ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई। गीता, तुम्हारे काम से खुश होकर सेठ जी ने तुमको ये पंखा गिफ्ट में दिया है। ये गर्मी में तुम्हारे घर में कोनो कूलर पंखा तो है नहीं, तो ये पंखा लेती जाना, ठीक है? शुक्रिया सेठानी जी, आप और सेठ जी बहुत दयालु हैं। शुक्रिया। ये पंखा देखकर चिंटू बहुत खुश होगा। रेणुका ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर गीता नहीं होती तो ये पंखा उसे ही मिला होता। इधर पंखा आने के बाद गीता और उसका परिवार कई दिनों के बाद चैन की नींद सोया। वहीं दूसरी ओर पंखा खराब हो जाने के कारण रेणुका और रमेश पूरी रात गर्मी से परेशान रहे और जागते रहे। हाय राम, कितनी गर्मी लग रही है। वो सारी रात जागती रही मैं, और वो गीता पंखा के मजे लूट रही है। और सही कह रही हो रेणुका, मुझे भी मनोहर और गीता पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पर एक बात समझ नहीं आती, इतने सालों से तुम वहाँ काम कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं दिया, उन्हें पंखा क्यों दे दिया? अगर वो गीता नहीं होती तो पक्का सेठानी जी वो पंखा मुझे ही देती। उसने पक्का सेठानी जी पर कोई जादू कर दिया है। अब तो उसका कुछ करना ही पड़ेगा। सही कह रही हो रेणुका, अब तो इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे पहले ही तुम्हारी बात पर ध्यान दे देना चाहिए था। बहुत लाडली बनती फिरती है ना, देखती हूँ कैसे बचती है। इसे तो मैं यहाँ से भगा के ही दम लूंगी। अरे गीता, आज मुझे रसोई में बहुत काम है, और देखो ना दूध भी अभी बहुत गर्म है। क्या आज तुम तारा को दूध पिला दोगी?
हाँ दीदी, क्यों नहीं, मुझे दे दीजिए इसे, ठंडा होने पर मैं तारा को पिला दूंगी। थोड़ी देर में गीता तारा को दूध पिलाने लगती है। जैसे ही तारा दूध पीती है, अचानक वो बेहोश होकर गिर जाती है और देखते ही देखते उसका सारा शरीर नीला पड़ जाता है। ये सब देखकर गीता एकदम से घबरा जाती है। वो तारा को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने लगती है। बहुत प्रयास करने पर भी तारा को होश नहीं आता। सेठ जी ने तारा के इलाज के लिए कई सारे डॉक्टर, साधु, यहाँ तक कि तांत्रिक को भी बुलाया, पर कोई भी तारा को ठीक नहीं कर पाता है और सेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोषी को पकड़ने के लिए सेठ जी ने गीता और रेणुका दोनों को ही पंचायत में बुलाया। किसने हमारी बिटिया को जहर दिया है? गीता, तुमने ही उसका दूध दिया था ना? सच सच बताओ, क्या मिलाया था उसमें? सेठ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तारा मेरी बच्ची जैसी है, मुझे वो दूध दीदी ने ला कर दिया था। सेठ जी, मैं बरसों से आपके यहाँ काम करती आई हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। दूध मैंने जरूर दिया था, पर पिलाया तो इसी ने ही, जरूर इसी ने कुछ मिलाया है सेठ जी। इसकी तारा बेटी पर बुरी नजर थी। हमका रेणुका की बात एकदम ठीक लागत है। ये गीता ने ही जरूर हमारी बिटिया को जहर दिया है। हम गीता और उसके पूरे परिवार को ये गांव से बाहर निकलने का दंड देंगे। हमको लागत है जब तक हमार बिटिया ठीक नहीं हो जाती, ई को गांव से नहीं निकालना चाहिए। ई को ऐसी सजा देंगे कि गांव में ही रहकर भुगते। ई को गांव के तालाब से पानी नहीं मिलेगा, ई इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। और जब हमार बिटिया को होश आ जाएगा तो सही अपराधी को पकड़ के उसका दंड देंगे। ठीक है, अभी गीतवा को हम नौकरी से निकालत हैं और साथ ही आदेश देते हैं कि का कोनो पानी ना ही देगा। सुनिए जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तारा को कोई जहर नहीं दिया है। मुझे तुम पर भरोसा है गीता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। दुख तो इस बात का है कि हम अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। मुझे अब चिंटू की भी चिंता होने लगी है। बिना पानी के हम कैसे गुजारा करेंगे, क्या करें अब? चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर मुझे लगता है अभी मुझे जंगल जाकर थोड़ा पानी का इंतजाम कर लेना चाहिए। उसके बाद कुछ नया काम भी तो ढूंढना होगा। पता नहीं अब गांव में मुझे कोई नौकरी देगा भी या नहीं। चलिए जी, मैं जंगल से कुछ पानी लेकर आती हूँ, तब तक आप चिंटू का ध्यान रखना। गीता जंगल से पानी लेकर लौट रही होती है, तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी बूढ़ी अम्मा पर पड़ती है। गीता तुरंत बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बैठ जाती है। गीता बार बार बूढ़ी अम्मा को जगाने का प्रयास करती है, पर वो होश में नहीं आती। फिर गीता बूढ़ी अम्मा को अपने मटके से थोड़ा सा पानी पिलाती है। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस भयानक गर्मी में एक बुढ़िया को पानी पिलाकर उसे जीवन दान दे दिया। माँ जी, आप इतने भयानक जंगल में भरी दोपहर में अकेले क्या कर रही थी? अरे बेटा, मैं अकेली बुढ़िया, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं जड़ी बूटियाँ ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गई थी और प्यास के मारे बेहोश हो गई थी बेटा। माँ जी, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है आपको अभी आराम करना चाहिए। चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ थोड़ा आराम करिए, आपको अच्छा लगेगा। गीता उस बूढ़ी अम्मा को लेकर अपने घर आ जाती है। क्या बात है बेटा, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। मुझे अपनी माँ ही समझो। बताओ बेटा, क्या बात है? गीता बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर भावुक हो जाती है और वो रो रो कर बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता देती है। बेटा गीता, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जड़ी बूटियाँ ढूंढने आई हूँ, क्योंकि मैं एक वैद्य हूँ बेटा। तुमने मेरी सहायता की है, अब मेरी बारी है।
मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा कर रहूँगी। तुम बस मुझे सेठ का पता बता दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। गीता से सेठ मदन लाल का पता लेकर बूढ़ी अम्मा तुरंत ही सेठ मदन लाल के घर पहुंच जाती है। सेठ जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में पता चला। मैं भी एक वैद्य हूँ। मैं आपकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ, और इतना ही नहीं, मैं उस दोषी को भी पकड़वा सकती हूँ जिसने उसका ये हाल किया है। हाँ, पर शर्त ये होगी, मैं जो जो कहूँ आपको वो करना होगा। हमार बिटिया ठीक हो जाए और हमका कुछ नहीं चाहिए। आप जो बोलेंगी सब करेंगे अम्मा जी। बस हमार बिटिया ठीक होनी चाहिए, और दोषी पकड़ा जाए तो और भी अच्छा है। बताइए का चाहिए आपको? ठीक है सेठ जी, पहले तो जो जो मैं जड़ी बूटी कहूँ उसे आप मंगवाइए। पहले तारा ठीक हो जाए, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। बूढ़ी अम्मा ने जो जो चीज़ें मंगवाई थी सेठ जी सब लेकर आए। फिर बूढ़ी अम्मा ने अपना इलाज शुरू किया। जड़ी बूटी की जैसे ही कुछ बूंदें तारा के मुंह में गई, उसका शरीर पुनः सामान्य हो गया और धीरे धीरे वो होश में आ गई। वाह माता जी, हमार बिटिया तो बिल्कुल पहले जैसी हो गई, एकदम बढ़िया। आपने कैसे किया ये सब? कोनो जादू किया क्या? बताइए। बेटा, क्या किया कैसे किया सब बाद में बताती हूँ। पहले अब दोषी को पकड़ते हैं। मैं जो कहूँ ठीक वैसा ही करना। सुनो सुनो सुनो, सेठ मदन लाल की बेटी को जिसने भी जहर दिया, सेठ जी उसे इनाम में 100 एकड़ जमीन देना चाहते हैं, क्योंकि उस जहर के कारण तारा बेटी में जादुई शक्ति आ गई है। सुनो सुनो सुनो। ये खबर जैसे ही रेणुका ने सुनी, वो तुरंत दौड़ती भागती पंचायत जा पहुंची, जहां सेठ जी इनाम की घोषणा करने वाले थे। अरे अरे सेठ जी, लाइए लाइए, 100 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दीजिए। अरे तारा बेटी को मैंने ही तो दिया था जहर, वो जहर मैंने दिया था, तो इनाम भी मुझे मिलना चाहिए। लाइए लाइए, मुझे दीजिए। अरे तूने जहर दिया था, पर तू तो कह रही थी गीता ने दिया है। हम तो इनाम गीता को देने वाले थे। अरे अरे नहीं सेठ जी, जहर तो मैंने ही तारा बेटी को दिया था। वो क्या है ना, आपने गीता को पंखा दे दिया तो हमको जलन हो गई, तो हम गुस्से में आकर दूध में जहर मिलाकर दे दिए ताकि आप गीता को गांव से निकाल दें। पर देखिए ना, हमारी वजह से तारा बिटिया को जादुई शक्ति मिल गई, तो कायदे से जमीन हमको ही मिलनी चाहिए। लाइए अब दे दीजिए। सेठ जी लीजिए, यही है दोषी। इसी ने आपकी बेटी को जहर दिया था, इसने खुद कबूल कर लिया। और सेठ जी, मुझे आपके पास गीता ने भेजा था। वो एक अच्छी इंसान है सेठ जी, उसने मेरी भी जान बचाई है। उसे माफ़ कर दीजिए और सही व्यक्ति को दंड दीजिए सेठ जी। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये तो मेरे साथ धोखा है। अरे धोखेबाज तो तू है। तूने हमारी बिटिया को मारने का प्रयास किया, तो ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर याद रखेगी। हम सेठ मदन लाल रेणुका और उसके पूरे परिवार को गांव से निकालने की सजा देते हैं, और साथ में इनकी सारी जमीन फिर से मनोहर के नाम करते हैं, और साथ ही गीता की सजा माफ की जाती है। और हाँ, हमारे पास गीता के लिए कुछ इनाम भी है। क्यों सेठानी जी, बताइए। हाँ, गीता बहुते पढ़ी लिखी है, इलिए आज से गांव के स्कूल की मास्टराइन बनेगी गीता, कौनो घर की नौकर नहीं। सेठ जी, मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ई कौनो उपकार नहीं है गीता, ई तो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। बेटा गीता, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है। अच्छे से काम करना
और अब मुझे भी जाने की इजाज़त दे दो बेटा। माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैंने और चिंटू के पापा ने ये तय किया है कि आप हमारे साथ ही रहेंगी। हमें भी माँ का प्यार मिल जाएगा और आपको भी परिवार मिल जाएगा। मत जाइए माँ जी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। खुश रहो, सदा खुश रहो।